नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की काफ़ी मशहूर और हाँ थोड़ी विवादास्पद किताब रिच डैड पुअर डैड के आइडियाज़ पर बात कर रहे हैं। ये किताब हाथ लगी है तो सोचा इसके मुख्य विचारों को खंगालें। ये कहानी है दो पिताओं की। एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले गरीब डैड, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लेकिन कामयाब व्यवसायी अमीर डैड। कियोसाकी कहते हैं कि भाई दोनों ने पैसे के बारे में बिल्कुल अलग अलग बातें सिखाई। और किताब का जो सबसे बड़ा पॉइंट है शायद कि स्कूल हमें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाते हैं, अमीर बनना नहीं। अमीर डैड का मानना था कि असली आर्थिक आज़ादी के लिए वो सीखना ज़रूरी है जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, मतलब पैसे की समझ। तो चलिए इसी सोच की गहराई में उतरते हैं थोड़ा। तो पहला और शायद सबसे अहम सबक, वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत। अमीर डैड इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या जो हम स्कूल कॉलेज में सीखते हैं वो काफ़ी नहीं? देखिए, अमीर डैड का जो तर्क है वो ये कि पारंपरिक शिक्षा वो हमें पैसे के लिए काम करना सिखाती है, मतलब नौकरी कैसे पानी है, जबकि वित्तीय शिक्षा ये सिखाती है कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। ये सोच का ही फर्क है, बिल्कुल बुनियादी। गरीब डैड हमेशा सुरक्षित नौकरी, पेंशन, इन चीज़ों की बात करते थे। दूसरी तरफ अमीर डैड कहते थे कि पैसे की समझ ही असली सुरक्षा है। वो ये भी कहते थे कि भाई सिर्फ पैसे बचाना काफ़ी नहीं है, आपको निवेश करना सीखना होगा, उसे बढ़ाना सीखना होगा। दिलचस्प। यानी सिर्फ मेहनत करके कमा लेना ही सब कुछ नहीं है, उस पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी से जुड़ा हुआ है उनका वो संपत्ति और देनदारी वाला आइडिया, है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज़। बिल्कुल, हाँ। और ये किताब के सबसे कोर आइडियाज़ में से एक है। अमीर डैड की जो परिभाषा है वो थोड़ी अलग है पारंपरिक सोच से। उनके लिए संपत्ति यानी एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, सीधी सी बात। और देनदारी, लायबिलिटी, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो उनका जोर हमेशा ऐसी संपत्ति बनाने पर था जो कैश फ्लो, मतलब नकदी का प्रवाह पैदा करें। जैसे मान लीजिए किराए पे दी हुई प्रॉपर्टी, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, या फिर किसी बिजनेस से होने वाली इनकम। कैश फ्लो मतलब ऐसा पैसा जो आपके पास लगातार आता है, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम ना कर रहे हो, जैसे किराया हर महीने आता रहता है। हाँ, बिल्कुल वही। अमीर डैड कहते थे कि अमीर लोग पहले संपत्ति खरीदते हैं, ऐसी संपत्ति जो उनके खर्चे उठा सकें, जबकि जो मध्यम वर्ग है वो पहले देनदारियां खरीदता है, जैसे बड़ा घर ले लिया, महंगी कार ले ली, जिसके लिए उन्हें फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कमाने के लिए। उनका तो यहाँ तक मानना था कि आपका घर जिसमें आप रह रहे हैं, अगर उससे कोई किराया नहीं आ रहा तो वो संपत्ति नहीं, देनदारी है। अरे, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकालता है लगातार, मेंटेनेंस है, लोन की किश्तें हैं, टैक्स है, वगैरह वगैरह। ये बात काफ़ी लोगों को चौंका देती है। ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात है। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि घर सबसे बड़ा एसेट होता है। अच्छा, तो इस संपत्ति बनाने के खेल में टैक्स का क्या रोल है? अमीर डैड इस पे भी कुछ कहते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कहते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है उनकी टीचिंग का। अमीर डैड बताते हैं कि कानूनी तौर पर अमीर लोग टैक्स का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। वो कॉर्पोरेशन वगैरह बनाकर, बिजनेस के खर्चे दिखाकर, और एक चीज़ होती है डिप्रिसिएशन, मतलब संपत्ति के मूल्य में समय के साथ जो कमी आती है उसे कागज़ों पर दिखाकर अपना टैक्स कम करते हैं। जबकि जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है, और फिर जो बचता है उससे अपना खर्चा चलाता है। अमीर डैड का सिस्टम एक तरह से उल्टा है, कमाओ, खर्च करो बिजनेस के जरिए संपत्ति खरीदने में, और फिर जो बच जाए उस पर टैक्स दो। ये नियमों का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। अरे वाह, मतलब टैक्स के नियम भी एक तरह से संपत्ति बनाने वालों का साथ देते हैं, अगर आप उन्हें समझें तो। और इसी से जुड़ी उनकी वो सलाह है, अपने काम से काम रखो। इसका क्या मतलब है? हाँ, सही पकड़ा। अपने काम से काम रखो का मतलब है कि अपनी नौकरी करते रहो, वो ठीक है, वो आपका पेशा है, पर आपका जो असली काम है वो होना चाहिए अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना। मतलब अपना ध्यान अपनी संपत्ति बनाने पर रखो। रियल एस्टेट में निवेश करो, स्टॉक बॉन्ड खरीदो, या हो सके तो अपना कोई साइड बिजनेस शुरू करो। अमीर डैड कहते थे कि दूसरों पर या सरकार के भरोसे रहने के बजाय अपनी वित्तीय समझ और अपनी संपत्ति पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, एक और बात, वो सोच समझकर जोखिम लेने को बुरा नहीं मानते थे, बल्कि उसे सीखने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी समझते थे। लेकिन ये सब सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या वाकई उतना है?
इस किताब की आलोचनाएं भी तो कम नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि ये चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा ही सरल बना देती है। हाँ, ये एक बहुत आम आलोचना है। बिल्कुल सही। आलोचक कहते हैं कि कियोसाकी ज़्यादातर किस्सों और कहानियों पर निर्भर करते हैं। ठोस आंकड़े या सबूत कम देते हैं अपनी बातों के समर्थन में। कुछ जो स्थापित वित्तीय सलाहकार हैं, वो मानते हैं कि उनकी कुछ सलाहें, जैसे कि ज़्यादा लोन लेकर निवेश करना या टैक्स बचाने के कुछ तरीके, वो काफ़ी जोखिम भरे हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ज़्यादा अनुभव नहीं है। और एक आलोचना ये भी है कि ये किताब कहीं ना कहीं जल्दी अमीर बनो वाली मानसिकता को थोड़ा बढ़ावा दे सकती है, जबकि हकीकत में संपत्ति बनाने में समय लगता है, अनुशासन चाहिए होता है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? इस किताब को किस नज़रिए से देखें? क्या लें, क्या छोड़ें? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि रिच डैड पुअर डैड ने दुनिया भर में लाखों, शायद करोड़ों लोगों को पैसे के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नज़रिया दिया है। ये एक बड़ी बात है। इसने वित्तीय साक्षरता पर एक बहस छेड़ी है, लोगों को जागरूक किया है और कई लोगों को इसने निवेश और बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित भी किया है। ये पारंपरिक सोच को चुनौती देती है, जो मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है। लेकिन हाँ, इसे एक मोटिवेशनल किताब की तरह देखना शायद ज़्यादा सही होगा, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह नहीं। इसकी जो सलाहें हैं, उन्हें आँख बंद करके अपनाने के बजाय अपनी खुद की परिस्थिति, अपनी जोखिम लेने की क्षमता, इन सब के हिसाब से परखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब वित्तीय साक्षरता के महत्व पर, सोच बदलने पर, संपत्ति बनाने पर और सिस्टम के नियमों को समझने पर जोर देती है। भले ही इसमें कुछ सरलीकरण हो और कुछ संभावित जोखिम भी हो, यह आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है, जो अच्छी बात है। हाँ, और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है, एक विचार जिस पर श्रोता सोच सकते हैं कि जो पारंपरिक वित्तीय सलाह है, जो ज़्यादातर सुरक्षा पर जोर देती है, सेविंग्स पर जोर देती है, और दूसरी तरफ कियोसाकी का ये सोच समझकर जोखिम लो और संपत्ति बनाओ वाला दृष्टिकोण है, इन दोनों के बीच अपने लिए सही संतुलन कैसे खोजा जाए? कहाँ तक सुरक्षित खेलना ज़रूरी है और कब थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना शायद आगे बढ़ने के लिए बेहतर हो सकता है? ये एक व्यक्तिगत सवाल है जिसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। बहुत बढ़िया। ये विचार वाकई सोचने लायक है। आज के इस दिलचस्प पड़ताल के लिए बस इतना ही।